पहला प्रश्न है, कहता है कि इंटरनेशनल एक्सेप्ट राइट ऑफ चाइल्ड मतलब जो बच्चे के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय अधिकार है, बच्चे के लिए क्या-क्या अधिकार है, जिस प्रकार से हमारे देश में नागरिकों के लिए राइट्स हैं, अधिकार है, उसी प्रकार से बच्चा का भी अधिकार है पूरे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के द्वारा जो है इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया है राइट्स ऑफ चाइल्ड। यह सभी को जो है इसे एक्सेप्ट करना है सभी देश को। अथवा बच्चों के बेसिक अधिकार क्या है, बेसिक राइट्स ऑफ चाइल्ड, चाहे आपसे बेसिक राइट के बारे में पूछे चाइल्ड का या फिर इंटरनेशनल राइट्स ऑफ चाइल्ड पूछे, अंतर्राष्ट्रीय बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय अधिकार पूछे या बच्चों के विशेष अधिकार पूछे, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए क्या होता है, बालक किसी भी देश एवं दुनिया का भविष्य होते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चा जो होता है आगे चल के ही बच्चा डीएम एसपी नेता सब बनता है, अभिनेता बनता है। तो बालक किसी भी देश के या दुनिया का भविष्य होते हैं, समझ गए। इन्हें श्रेष्ठ विकास अवसर प्रदान कर पूरी मानव जाति के विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप बच्चे को विकास में अच्छा योगदान देंगे, बच्चे को विकास के अवसर प्रदान करेंगे, तो वह आगे चल के वही बच्चा जो है आपके मानव जाति के विकास को, डेवलप को जो है और बेहतर करेगा, समझ गए। इसी दर्शन को ध्यान में रखकर, इसी चीज़ को ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र संघ का व यूनिसेफ ने मिलकर जो है बाल अधिकारों की 20 नवंबर 1989 में घोषणा की। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखकर कि पूरे बालक जगत के श्रेष्ठता का अवसर मिले, मानव जाति का विकास सुनिश्चित हो, समझ गए। और चूँकि बालक किसी भी देश या दुनिया के लिए जो है भविष्य होता है, तो इसलिए इसका विकास का श्रेष्ठ अवसर प्रदान करना भी मानव जाति का एक कर्तव्य है और इससे मानव जाति का ही विकास होता है, समझ गए। तो इसी दर्शन को ध्यान में रखकर, इसी बातों को ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ और यूनिसेफ ने मिलकर बाल अधिकारों की 20 नवंबर 1989 में घोषणा की। ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से पूछ लेगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जिसे भारत ने स्वीकार कर अपने संवैधानिक ढांचे में तदनुसार प्रावधान करना सुनिश्चित किया। अब देखिए, जिससे भारत को भी स्वीकारना था, चूँकि यह इंटरनेशनली चाइल्ड का राइट्स है, तो जिसमें भारत ने स्वीकार कर अपने संविधानिक, अपने जो संविधान है उस ढांचे में जो है कुछ प्रावधान करना सुनिश्चित किया, इसे अपना कर, मतलब अपने तरीक़ा से कुछ चेंजेज किए। अपनाए तो ज़रूर, लेकिन इनको लगा कि हमें कुछ इसमें चेंज करना चाहिए, इसलिए जो है ये अपने संवैधानिक प्रावधान में कुछ ढांचे में कुछ जो है प्रावधान किए, समझ गए। तो ये आपका हो गया चाइल्ड राइट्स। अब बाल अधिकारों के प्रावधान में कितने धाराएँ हैं? 54 राइट्स हैं। अब हो सकता है ये धारा जो है बढ़ते-घटते रहता है, तो हो सकता है अभी बढ़ा हो, समझ गए ना? तो याद रखिएगा बाल अधिकारों के प्रावधान में कितने धाराएँ हैं, ये आप सर्च करके देख लीजिएगा। फिलहाल नोट्स में 54 है, ठीक है? जिनमें प्रमुख बाल अधिकार कुछ निम्न दिए गए हैं, जिसमें हम लोग 10 राइट्स को आज देखने वाले हैं, ओके? चलिए, बच्चों को स्नेह, प्रेम व अपनत्व का अधिकार। सबसे पहला पॉइंट कहता है कि बच्चे, कोई भी बच्चे हो, उसको स्नेह मिले, प्रेम मिले, उसे अपनत्व मिले, ये बच्चा का अधिकार है, समझ गए ना। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, ये बच्चा का अधिकार है कि जब उस दुनिया में आया है तो उसे स्नेह, प्रेम और अपनत्व मिले, पहला अधिकार। आगे का अधिकार है पर्याप्त पोषण व उपचार का अधिकार। बच्चा का यह भी अधिकार है कि सरकार उसे पर्याप्त पोषण दे, उपचार दे, अधिकार दे, समझ गए। मुफ्त शिक्षा का अधिकार। जब तक बच्चा अपने होश में ना आ जाए तब तक जो है माता-पिता जब तक उससे मदद करें, उस समय तक मुफ्त शिक्षा का भी अधिकार जो है एक देश को अपना देना है, समझ गए। तो इसीलिए देखते होइएगा मुफ्त शिक्षा के लिए जो है चलता है विद्यालय सब, समझ गए ना। पर्याप्त पोषण और उपचार के लिए बहुत सारे कार्यक्रम हैं, मिड डे मील होता है, आईसीडीसी, बहुत सारे प्रोग्राम हैं, इसके ज़रिए मुफ्त पर्याप्त पोषण दिया जाता है बच्चे को। बच्चे को स्नेह और प्रेम और अपनत्व भी दिया जाना चाहिए, ये अधिकार है बच्चे का, समझ गए ना। आगे चलिए, कहता है माय डियर, खेल एवं मनोरंजन की सुविधाओं व अवसर प्राप्त करने का अधिकार। बच्चे का ये भी अधिकार है कि वह खेल और मनोरंजन की सुविधा व अवसर प्राप्त करने का अधिकार जो है, ये चीज़ें है, बच्चा का ये अधिकार है कि वह खेल व मनोरंजन की सुविधा और अवसर प्राप्त कर सके, ये चीज़ याद रखिएगा। अपनी पृथक पहचान, नाम व राष्ट्रीयता का अधिकार। बच्चा का अपना अलग एक नाम और अपना जो है राष्ट्रीयता, नेशनलिटी का अधिकार जो है उसे मिल जाता है। जो बच्चा जिस देश में जन्म लेता है, उसका माता-पिता जहाँ जिस देश में रहते हैं, ऑटोमेटिक से उस देश का उसे जो है अधिकार मिल जाता है, पहचान मिल जाता है, समझ गए। तो इस चीज़ को भी उसका पास अधिकार है। ऐसा नहीं है कि जन्म ले ले तो वह जीवन धरती पर नया आया है तो उसे चक्कर काटना पड़े अपने नागरिकता के लिए, ऐसा नहीं, ठीक है।
बाधित विकलांगता हैंडीकैप्ड की अवस्था में विशिष्ट देखभाल का अधिकार। और बच्चा अगर हैंडीकैप्ड है तो उसे विशेष देखभाल की भी अधिकार है, उसे मिलना चाहिए। आपदा में सहायता में प्रथम वरीयता का अधिकार। और आपदा के समय, डिजास्टर के समय अगर बच्चा है घायल तो प्राथमिक जो वरीयता होती है पहले बच्चे को ही दिया जाता है, समझ गए। आगे है व्यक्तिगत योग्यताओं का विकास कर समाज का उपयोगी सदस्य बनने के लिए सीखने व शिक्षा का अधिकार। अब व्यक्तिगत योग्यताओं का विकास कर बच्चा समाज के लिए उपयोगी सदस्य बने, इसके लिए सीखने व शिक्षा का अधिकार इसे मिला है। शांति व भाईचारे के साथ लालन पालन का अधिकार। बच्चे को भी शांति व भाईचारे के साथ में लालन पालन का अधिकार जो है मिला है। इन अधिकारों को बिना किसी जाति, प्रजाति, रंग, लिंग, धर्म, राष्ट्रीयता या सामाजिक भेदभाव के सभी बच्चों को प्राप्त करने का अधिकार है। अब ये सारे अधिकार जो है बच्चे को बिना किसी जाति, प्रजाति, रंग, लिंग, धर्म, राष्ट्रीय, समझ गए, सामाजिक भेदभाव के सभी बच्चे को यह सभी अधिकार जो है प्राप्त करने का अधिकार मिला है। तो ये अधिकार को आप 2 बार जो है रिपीट कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, समझ गए ना। तो ये चीज़ है, ऐसा नहीं है कि आपको सीरियल लिखना है, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि सीरियल लिखना है, बस आपको ये लिखना है, ये याद रखना है। जितना मैंने यहाँ पे दिया है इसको आप माइंड में याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि बस सीरियल ही लिखना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सीरियल लिखना है, ठीक है ना। स्पष्ट है कि बच्चे को स्नेह, प्रेम, अपनात्व का अधिकार मिले, मुफ्त शिक्षा का अधिकार मिले, पर्याप्त पोषण व उपचार का अधिकार मिले, खेल व मनोरंजन की सुविधाओं व अवसर प्राप्त करने का अधिकार है। बच्चे को अपना पृथक पहचान और राष्ट्रीयता का जो है अधिकार हो, ठीक है। बाधित विकलांगता होने की स्थिति में विशिष्ट देखभाल का अधिकार है। आपात केस जो है आपातकाल में, समझ गए ना, आपातकाल में सहायता में प्रथम जो है वरीयता बच्चे को देना चाहिए, ये अधिकार बच्चे को मिला है। व्यक्तिगत योग्यताओं का विकास कर समाज के लिए उपयोगी सदस्य बने, इसके लिए उसके पास सीखने व शिक्षा का अधिकार है, समझ गए। शांति व भाईचारे के साथ लालन पालन का भी अधिकार मिला है। और इन सभी अधिकारों को बिना किसी भेदभाव को बच्चे को प्राप्त करने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि कोई गोरा है तो उसी को ये सब मिलेगा, कोई काला है तो उसे नहीं मिलेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई लड़की है तो उसको नहीं मिलेगा, लड़का है तो मिलेगा, ऐसा मतलब कुछ नहीं है। प्रजाति, जाति, रंग, राष्ट्रीयता, सामाजिक भेदभाव, इन सब से दूर हटके सभी बच्चे को ये प्राप्त है अधिकार, समझ गए। तो यही हमारा अधिकार है जिसको मैंने आपको बता दिया। 5 नंबर में पूछता है, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश भी दे दिए हैं, आराम से आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे एक प्रश्न है आपके सामने है आईसीडीसी। माय डियर, आईसीडीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछा जा सकता है आईसीडीसी के बारे में। आईसीडीसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस या स्कीम कहिए, ठीक है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम होता है, समझ गए ना। आईसीडीसी एकीकृत बाल विकास योजना होता है, इसको ध्यान में रखना है। आईसीडीसी एकीकृत बाल विकास योजना, समझ गए ना। इसका उत्तर है एकीकृत बाल विकास योजना 1975 में आरंभ की गई थी। सबसे पहले याद रखना है कि यह योजना कब शुरू हुआ था, लॉन्च हुआ था, तो 1975 में, ओके। इस कार्यक्रम को महिला और बाल विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित किया गया है। अब ये भी याद रखना है कि यह कार्यक्रम को कौन सा विभाग जो है लॉन्च किया, तो इस कार्यक्रम को जो है चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट जो है विभाग डिपार्टमेंट के द्वारा महिला एवं बाल विकास के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है ना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न सेवाएं उपलब्ध कराई गई है। अब ये जो आईसीडीसी प्रोग्राम है इसके अंतर्गत कुछ निम्न सेवा है जिसको जो है प्रदान किया जाता है। सबसे पहला है पॉइंट पूरक पोषण, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, समझ गए। रोग निरोध की क्षमता, मतलब रोग के प्रति निरोध क्षमता उत्पन्न हो। स्वास्थ्य निरीक्षण करना, रेफरल सेवाएं, अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा, समझ गए ना। तो यह कुछ जो है यहाँ पे देख लीजिए, ये निम्न सेवाएं उपलब्ध कराई गई है। पूरक पोषण, रोग निरोधक क्षमता, स्वास्थ्य निरीक्षण, रेफरल सेवाएं, अनौपचारिक स्कूल से पूर्व शिक्षा। तो यह कुछ जो है आपको फैसिलिटी है, सेवा है जिसको उपलब्ध कराया गया है। योजना का उद्देश्य क्या है, इस योजना का उद्देश्य क्या है, चलिए देखते हैं। इस योजना का उद्देश्य है 6 वर्ष से छोटे गरीब बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण स्तर को बनाए रखना है। इसका उद्देश्य यही है कि 6 वर्ष से छोटे कोई भी गरीब बच्चे हैं उसको स्वास्थ्य और पोषण स्तर को बनाए रखना है। बच्चों के उचित शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास हेतु आधार तैयार करना। आईसीडीसी कार्यक्रम का मतलब उद्देश्य है कि बच्चे को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से जो है तैयार किया जाए, मजबूत किया जाए। बच्चों में मृत्यु, रुग्णता, कुपोषण की दर को कम किया जाए। और चूँकि बच्चों में ज़्यादा कुपोषण, ज़्यादा मृत्यु, रुग्णता ये सब होता है, तो इन सब को कम करना इसका लक्ष्य था।
बाल विकास के लिए कार्य कर रहे विभिन्न विभागों के मध्य जो है प्रभावी सामंजस्य स्थापित करना। अब चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए और भी सारे संस्था, एनजीओ सब काम करता है, तो उन सभी के साथ मिलकर सामंजस्य बैठाना इस जो है आईसीडीएस कार्यक्रम का जो है क्या है, इसके लिए भी यह शुरू किया गया। छोटे बच्चों की माताओं को अपने बच्चों के स्वास्थ्य पोषण के संबंध में सूचना तथा शिक्षा प्रदान करना। अब इसका आईसीडीएस का एक और उद्देश्य था कि जितने भी छोटे बच्चे हैं उसके माता को ही क्यों न जो है उसे शिक्षा दिया जाए कि अपने बच्चे को कैसे स्वास्थ्य के देखभाल और कैसे पोषण का देखभाल करना है, इसका शिक्षा उसके माँ को ही क्यों न दिया जाए। समेकित बाल विकास के अंतर्गत लाभान्वित समूहों को निम्न सेवाएं प्रदान की जाती है। अब ये जो समेकित बाल विकास योजना है आईसीडीएस, इसके अंतर्गत जो है क्या क्या सेवा प्रदान किया जाता है लाभान्वित को, तो चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। पहला जो कैटेगरी का है 3 वर्ष से छोटे बच्चों को प्रदान की जाने वाली सेवा। मतलब पहला जो पॉइंट है कि जो 3 वर्ष से छोटे बच्चे होगा उसको कौन कौन से सेवा मिलता है, तो स्वास्थ्य की जांच, उसका पूरक आहार, टीकाकरण, रेफरल सेवाएं। तो 3 वर्ष से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ये सारे सुविधा मिलता है आईसीडीएस के अंतर्गत, ठीक है। जैसे स्वास्थ्य का जाँच, पूरक आहार, टीकाकरण, रेफरल सेवाएँ, ये चारों सेवाएं जो है 3 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए प्रदान किया जाता है। समझ रहे हैं ना। आगे चलिए, दूसरा पॉइंट है 3 से 6 वर्ष के बच्चे को प्रदान करने वाले सेवा। अब 3 से 6 वर्ष के बच्चा है तो उसको कौन सा सेवा प्रदान होता है, उसके भी स्वास्थ्य जांच होता है, उसको भी पूरक आहार दिया जाता है, उसको भी टीकाकरण है, इसको भी रेफरल सेवाएं हैं। तो यानी सेम है, ऊपर में भी और नीचे में भी सेम है। अब आगे है गर्भवती महिलाओं को प्रदान की जाने वाली सेवा। अब यहाँ पे गर्भवती महिलाओं को भी सेवा प्रदान किया जाता है, जैसे स्वास्थ्य का जांच, पूरक आहार, आयरन एवं फोलिक एसिड की गोलियाँ। तो जांच और पूरक आहार यहाँ भी है, बस यहाँ पे आयरन और फोलिक एसिड की गोलियाँ बढ़ जाता है, क्योंकि इस समय आयरन और फोलिक एसिड की गोलियाँ एक गर्भवती महिलाओं को बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। चौथा है नर्सिंग माताओं को प्रदान की जाने वाली सेवा। अगर कोई नर्सिंग माता है, कोई जॉब में है नर्सिंग में, और वह भी माँ बनती है, तो उसको कौन कौन सी सेवा प्रदान होगा, तो उसको भी जो है स्वास्थ्य जांच, पूरक आहार, स्वास्थ्य शिक्षा। तो नर्सिंग माताओं को प्रदान की जाने वाली सेवा, यही सब सेवा है, समझ गए, जिसके अंतर्गत जो है आपको ये सारे सेवा प्रदान किया जाता है। तो मैंने बता दिया, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन से सेवा जो है मिलता है, ठीक है ना, किसको मिलता है। तो 3 से 6 वर्ष, 3 से कम वर्ष, ठीक है, गर्भवती महिलाओं को भी जो है प्रदान किया जाता है, नर्सिंग माताओं को भी प्रदान किया जाता है सेवा। ये सारे सेवा है, और बाकी इसका उद्देश्य क्या क्या था वो बता ही दिए, और इसमें कौन कौन से सेवा मिलता है, सेवा आपको ऊपर में बता ही दिए हैं कि इसमें जो सेवा मिलता है वह होता है पूरक पोषण, रोग निरोधक की क्षमता, समझ गए, स्वास्थ्य निरीक्षण यानी वही स्वास्थ्य की जांच, रेफरल सेवाएं, अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा। तो ये कंप्लीट जो है इतना सारा सेवा इसमें मिलता है, और इसी सेवा को जो है एज के हिसाब से जो है अलग अलग बांटा गया है। बाकी उद्देश्य बता ही दिए कि क्या उद्देश्य था, ठीक है ना। तो नीचे इसका इंग्लिश भी दिया गया है, जो इंग्लिश वाले हैं अपना उसको जो है इंग्लिश में कंप्लीट कर लीजिएगा, यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया गया है, ठीक है। तो जो लोग भी इंग्लिश वाले हैं घबराइए नहीं, हिंदी इंग्लिश सब में पीडीएफ रहता है, जिसको आप आराम से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हम अक्सर सुने होंगे कि मेनिंजाइटिस हो गया है, मेनिंजाइटिस हो गया है। आज हम जानेंगे कि आखिर ये मेनिंजाइटिस होता क्या है। इसको हिंदी में मस्तिष्क का आवरण शोथ कहते हैं। इसके कारण, इसके लक्षण और इसका उपचार और नर्सिंग प्रबंध सब बताना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा कि यह मेनिंजाइटिस यानी मस्तिष्क का आवरण शोथ क्या होता है। मस्तिष्क का आवरण शोथ का मतलब होता है कि मस्तिष्क के आवरण में समस्या, मस्तिष्क के आवरण में सूजन होना, समझ गए। अब आप लोगों को पता होगा कि मेनिंजिस होता है हमारे, मेनिनजिस, ठीक है, मेनिंजिस होता है। अब ये जो मेनिंज होता है हमारे मस्तिष्क के कवर होता है, समझ गए, एक प्रकार से यह खोल के काम करता है। इसी प्रकार से यह मेनिंजिस जो होता है हमारे स्पाइनल को और ब्रेन को, दोनों को कवर करने का काम यह मस्तिष्क करता है, मेनिंजिस करता है, जिसे हम लोग झिल्ली भी कहते हैं, समझ गए। अब यह मेनिंजिस जो आवरण के रूप में होता है ब्रेन का, उसी में इन्फ्लामेशन होना,
चोट लगना या संक्रमण से जो भी प्रतिक्रिया उत्पन्न होता है वही मेनिंजाइटिस कहलाता है। अगर मस्तिष्क के मेनिंजिस में उसके कवर में कोई समस्या होता है तो वह मेनिंजाइटिस कहलाता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि आइटिस इन्फ्लामेशन को बताता है। जिसके लास्ट में आइटिस लगा देखिएगा, समझिएगा यह उसका इन्फ्लामेशन है। तो यहाँ पे मेनिंजिस में आइटिस लगा दिया है तो मेनिंजाइटिस हो गया है, यानी जो मस्तिष्क को या फिर स्पाइनल को जो ढकने वाला मेनिंज है उसमें जो है इन्फ्लामेशन होना। समझ गए? चलिए, मस्तिष्क यानी ब्रेन और स्पाइनल कोड मैंने बता दिया, इसके ढकने वाला कवर करने वाला एक झिल्ली होता है जिसे हम लोग मेनिंजिस कहते हैं। यह मेनिंजिस जो है ब्रेन के और स्पाइनल को ढकने का काम करता है। समझ गए? और इसी मेनिंजिस में, इसी झिल्ली में अगर पर्दा हो जाता है, सूजन हो जाता है तो इसी को मस्तिष्क का आवरण शोथ या मेनिंजाइटिस कहते हैं। चीज़ों को समझ गए? चलिए, यह बच्चों को तीव्र व घातक बीमारी है जिसे पेडियाट्रिक में इमरजेंसी की तरह माना जाता है। अब यह मेनिंजाइटिस जो है ये आपको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में भी आ सकता है और यहाँ पे चाइल्ड हेल्थ में भी है। तो मैं दोनों जगह नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि दोनों जगह सेम क्वेश्चन है, तो आपको दिमाग लगा के लिखना पड़ेगा। क्योंकि मेडिकल नर्सिंग में अगर पूछेगा तो वहाँ पे कॉमन बीमारी मानते हुए आपको लिखना पड़ेगा, एक नॉर्मल मरीजों के लिए हिसाब से लिखना पड़ेगा। लेकिन चाइल्ड हेल्थ में पूछेगा तो चाइल्ड हेल्थ यानी बच्चे को लिए लिखना पड़ेगा, बाकी सब चीज़ एक जैसे ही रहता है। ठीक है? तो आपको वहाँ एमएसएन में पूछेगा तो बस यहाँ तक लिखना है, ए नहीं लिखना है, ए बच्चे के लिए है। समझ गए? यह बच्चों को एक तीव्र और घातक बीमारी होती है जिसे पेडियाट्रिक्स में इसे इमरजेंसी के तरह, आपातकालीन के तरह माना गया है कि अगर मेनिंजाइटिस बच्चे में होता है तो उसे तत्काल ट्रीटमेंट इमरजेंसी के तहत इलाज किया जाता है। समझ गए? तो मेनिंजाइटिस समझ गए। अब मेनिंजाइटिस के क्या क्या कारण हो सकता है? कारण महत्वपूर्ण होता है किसी भी बीमारी का। तो कारण में अगर बच्चा जन्म लेता है और जन्म से मान गए आज जन्म लिया और आज से 2 महीने तक अगर बच्चे में मेनिंजाइटिस होगा तो उसमें जो कारण होगा वह कुछ सूक्ष्म जीव होता है जिसे हम लोग ई कोली के नाम देते हैं और स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप बी का नाम देते हैं। तो जन्म के 2 महीने तक अगर ये मेनिंजाइटिस होता है तो उसमें अगर संक्रमण पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव होगा तो वह ई कोली होगा और स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप बी होगा। इसको याद रखिएगा। ठीक है? आगे है, अगर बच्चा में 2 महीने से लेकर 3 वर्ष तक अगर ये मेनिंजाइटिस अगर दिखेगा तो उसमें जो संभावना बनेगा वह हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई होता है, नाइसेरियाई मेनिंजाइटिस होता है। ठीक है? तो इसको जो है आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? पहले 2 महीने के लिए लिखना है कि 2 महीने तक अगर उम्र में होगा तो क्या कारण होगा, वो ऊपर में बता दिए, ई कोली और स्ट्रेप्टोकोकस बी। समझ गए? अब 2 महीने तक देख लिए। अब 2 महीने से बाद, तो 2 महीने से लेकर 3 साल तक अगर ये मेनिंजाइटिस होगा तो उसका कारण संक्रमण पैदा करने वाला हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई हो सकता है, नाइसेरिया मेनिंजाइटिस हो सकता है। यह सब क्या है? ये सब सूक्ष्म जीव का नाम है। समझ गए? याद रखिएगा। ठीक है? आगे देखिएगा। अब 3 वर्ष तक देख लिए, अब हम 3 वर्ष के बाद देखेंगे। 3 वर्ष से 16 वर्ष तक अगर यह समस्या 3 वर्ष से 16 वर्ष तक होता है तो उसमें स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई भी होगा और नाइसेरियाई मेनिंजाइटिस भी होगा। तो यह दोनों ऊपर भी है और यहाँ भी है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है? तो कोई ज़्यादा जो है इसमें ज़्यादातर संक्रमण के कारण ही आइटिस जो इन्फ्लामेशन होता है ज़्यादातर जो है आपके संक्रमण के कारण ही होगा। तो संक्रमण यहाँ पे आपको बता दिए। रही बात अगर हम कोई सामान्य रोग के नॉर्मल मरीज के लिए देखते हैं मेनिंजाइटिस को, तो वहाँ पे लिखते हम कि अलग अलग जो है संक्रमण ये लिख देते और उसके बाद डायरेक्ट हम ये संक्रमण के नाम लिख देते। समझ गए? ई कोली, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, नाइसेरिया मेनिंजाइटिस, समझ गए? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप बी और ई कोली। अगर हम एमएसएन में लिखेंगे तो डायरेक्ट समय नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ये सब के नाम लिख देंगे। समझ गए?
और ये सब हो गया। चूँकि 16 वर्ष तक के बच्चों को बच्चा के पेडियाट्रिक में ही सब चीज़ इलाज वगैरह होता है, समझ गए ना, तो इसलिए सब एज दिया गया है। बाकी अगर नॉर्मल मरीज के लिए लिखिएगा MSN मेडिकल सर्जिकल में तो डायरेक्ट सबके नाम ही लिख दीजिएगा, एज नहीं लिखिएगा, समझ गए। और भी कारण हो सकते हैं, जैसे दूसरा संक्रमण भी होना, कोई अन्य बीमारी के कारण भी ये हो सकता है, समझ गए, और बहुत सारे चीज़ें हो सकता है, तो ये सब चीज़ों को आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है ना। आगे अब इसके लक्षण हम लोग देखते हैं। तो लक्षण में होगा अंतःकपालीय दबाव, आईसी। अब मेनिंजाइटिस चोट के कारण भी ब्रेन में हो सकता है, समझ गए, तो चोट भी लिख दीजिएगा। अब लक्षण में क्या होता है, तो मेनिंजाइटिस में चूंकि हम लोग जानते हैं कि इंट्राक्रैनियल फ्लूइड होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, CSF कहते हैं, समझ गए। अब यह CSF बढ़ने से क्या होता है कि जो ब्रेन होता है उसमें दबाव बढ़ता है, तो अंतःकपालीय दबाव बढ़ेगा, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ेगा मेनिंजाइटिस होने से, तेज बुखार लगेगा। अब बुखार लगता है तो जानते हैं उल्टी होता है, सिर दर्द भी करता है, समझ गए, और आदमी को बेचैनी भी हो सकता है, चिड़चिड़ापन भी लगेगा, समझ गए। तेज रुदन मतलब हाई पिच कराई हो सकता है। कभी कभी शरीर में ऐंठन और फोंटेल का बाहर निकलना, फोंटेल का बाहर का मतलब होता है कि आगे का जो कपाल है ना वह बाहर की तरफ निकल सकता है, ऐंठन होगा, समझ गए। गर्दन में अकड़न होगा, नेक स्टिफनेस हो सकता है, समझ गए। धनात्मक कर्निंग चिन्ह व वुडकिंस चिन्ह जो होता है यह धनात्मक दिखने को मिलेगा। और प्रकाशमय फोटोफोबिया मतलब जो है प्रकाश में डर लगेगा या प्रकाश से डर लगेगा, और स्टेज ऑफ कोमा की स्थिति भी बनेगा। तो यह सब लक्षण दिखते हैं मेनिंजाइटिस वाला में। सर में दर्द होगा, समझ गए, सीने में दर्द भी होगा, गर्दन अकड़ेगा, कभी कभी ऐंठन होगा, आगे के कपाल उभरा हुआ हो सकता है, तेज रुदन होगा, चिड़चिड़ापन होगा, उल्टी होगा, तीव्र ज्वर होगा, ICP लेवल बढ़ सकता है, और कर्निंग्स और वुडकिंस जो चिन्ह होता है पॉजिटिव हो सकता है। प्रकाश में जाने से डर लगेगा। पेशेंट इमरजेंसी के हालात में भी बन सकता है, यानी अनकॉन्शियस कोमा में भी जा सकता है, जिसे बेहोशी कहते हैं, समझ गए। तो ये सब लक्षण दिखने को मिलता है। अब चलिए हम इसके उपचार को देखते हैं। उपचार में सबसे पहले CSF जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, इसके लिए हम टेस्ट करवाते हैं, 7 से 10 दिन तक एंटीबायोटिक देते हैं। अब उपचार में हम इसका CSF का क्या करते हैं, जांच करवाते हैं, और संक्रमण से बचाने के लिए 7 से 10 दिन तक एंटीबायोटिक देते हैं, ओके। जैसे सेफेटोजाइम, एमिकासिन, पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, यह सब जो है आपके एंटीबायोटिक होता है, ओके। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में ATT शुरू करते हैं। अगर मान गए आपको TB हो चुका है ब्रेन में, ब्रेन TB, तो यह ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस अगर है तो इसे ATT शुरू करते हैं, समझ गए, ATT थेरेपी शुरू करते हैं। दूसरा है बढ़े हुए अंतःक्रापियल दबाव के लिए मेनिनटोल देते हैं। ICP लेवल बढ़ने से जब मस्तिष्क में प्रेशर बढ़ता है, जो CSF जो तरल होता है ना, इसके बढ़ने से दबाव बढ़ता है, समझ गए। अब दबाव ये देता है तो मस्तिष्क में तनाव होता है, दर्द करता है, तो उसके तनाव को कम करने के लिए मेनिनटोल देते हैं, समझ गए। ऐंठन व झटके हेतु एंटी कन्वल्सल या एंटी इलेप्टिक दवाइयाँ देते हैं, जिसे फिनोबार्बिटोन या फिर डाइजापाम या फेनिटोन सोडियम आदि हम इसको कहते हैं। जितना भी टोन वाला दवाई होगा ना तो समझिएगा कि वह ऐंठन और झटका वाला दवाई होगा, समझ गए, और डाइजापाम भी इसमें आता है। तो ऐंठन व झटके के लिए एंटी कन्वल्सल दवाई देते हैं, याद रखिएगा, डाइजापाम, फिनोबार्बिटोन, फिनोटोन, सोडियम, ओके। चौथा है प्रदाह व निस्राव एग्जीक्यूट को कम करने हेतु एस्टेरॉयड देते हैं, यानी सूजन और दर्द को और लालिमा को कम करने के लिए एस्टेरॉयड दवा देते हैं। प्रेडनिसोलोन हो गया, ठीक है ना, कॉर्टिकोस्टेरॉयड हो गया, बहुत सारे एस्टेरॉयड दवा है। पांचवा है बुखार के लिए एंटीपायरेटिक देते हैं, समझ गए। जब इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाना हो तो उसके लिए IV फ्लूइड देते हैं। तो यह सब उपचार होता है मेनिंजाइटिस होने पर। तो ये सारा के सारा चीज़ें लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है बात लास्ट में नर्सिंग प्रबंध।
अब चूंकि यह एक इन्फ्लामेशन है, यह एक सूजन हो सकता है, चोट के कारण ये सब, संक्रमण के कारण ये सब हो सकता है। तो इसमें मरीज के जो जो लक्षण देखे हैं उसी लक्षण को तो एज ए नर्स आप क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। जो जो दवाइयाँ देखें उस दवाइयाँ को कैसे कैसे देंगे, समझ गए ना। तो यही सब नर्स की भूमिका आपको बता देना है, बच्चे को देखते हुए, बच्चे के हिसाब से। जैसे मेनिंजाइटिस के संदेह के साथ भर्ती बालक को अन्य बच्चों से अलग रखते हैं, क्योंकि यह तीव्र संक्रामक होता है। चूँकि यह एक संक्रामक रोग में आता है, ऊपर देखें हैं सारा के सारा सूक्ष्म जीव का ही नाम देखे हैं जिसके कारण मेनिंजाइटिस हो सकता है। तो जो मेनिंजाइटिस के बच्चे संदेह में पाए जाए उसको अलग रखते हैं ताकि दूसरों को न हो। ओके। तीसरा है, बालक को स्रावों का उचित प्रकार से निस्तारण करना चाहिए। पूर्ण विसंक्रमित तकनीक जैसे हर बार धोना, ग्लव्स पहनना इत्यादि का ध्यान रखना चाहिए। तीव्र प्रकाश व शोरगुल से बालक को दूर रखें, क्योंकि फोटोफोबिया और सिर दर्द की अवस्था बढ़ती है, यानी रोशनी से बच्चा को डर लगता है, समझ गए। बालक की स्थिति निरंतर बदलते रहे, त्वचा को साफ रखें, व्यक्तिगत स्वच्छता का देखभाल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा आराम दें। ये सब नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो नर्स कर सकती है। नर्स बीमारी के हिसाब से चीज़ों को हैंडल करती है, दवाई देती है, देखती है, सिचुएशन को रीड करती है, क्या करती है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, समझ गए। और बालक है तो बालक के देखभाल में उसके माता पिता को भी सहायता लेते हैं, साथ लेते हैं, समझ गए। तो ये सारे के सारे चीज़ों आपको लिखना है। हम लोग देखे हैं कि इसमें पेशेंट जो है बेहोशी हो जाता है, सीजर आने लगता है, दौरा आने लगता है, झटका, तो इसको जो है हम लोग देखभाल करेंगे एज ए नर्स, समझ गए। बालक को प्रत्येक 2 घंटे में टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन का जांच करते हैं। तो ये सब एज ए नर्स आपको करना पड़ता है। शुरू में बालक को आईवी माध्यम से द्रव देते हैं, उसके बाद राइल्स ट्यूब और धीरे धीरे मुँह से जो है पोषण देते हैं, जैसे जैसे बच्चा ठीक होते जाता है। डॉक्टर के निर्देशानुसार सभी दवाई और ऑक्सीजन देते रहते हैं, समझ गए। ये सब आप जानते हैं लेकिन फिर भी बताना पड़ा। कोल्ड स्पोंजिंग और एंटीपायरेटिक दवाइयाँ वही देते हैं, बुखार के लिए कोल्ड स्पोंजिंग करते हैं और फिर एंटीपायरेटिक दवाई देते हैं, समझ रहे हैं। 10वां है, शरीर को इस सन स्थिति बनाए रखने के लिए निष्क्रिय व्यायाम फुटबोर्ड का प्रयोग करते हैं। बालक को इनटेक आउटपुट चार्ट बनाते हैं, समझ गए, कि बालक कितना चीज़ें ले रहा है और कितना चीज़ें क्या दे रहा है। बेहोश बालकों में एनजी ट्यूब से पोषण देते हैं, मुंह एवं एनजी ट्यूब की स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। माता पिता को रोग उपचार के बारे में बताते हैं, उनमें स्वयं स्वच्छतापूर्वक देखभाल करने के प्रति आत्मविश्वास पैदा करते हैं। और ये 13 पॉइंट दिया है, लेकिन आप स्वतंत्र है, 20 पॉइंट में भी इसको आप डील कर सकते हैं नर्स के देखभाल में, समझ गए। बाकी जो अच्छे स्टूडेंट होंगे उनको तो लक्षण कारण से पता हो गया, तो आराम से 5 पॉइंट यहाँ पे ढूंढ लेंगे और वो 5 पॉइंट में ही सारा चीज़ आ जाएगा और उसको जो है कैसे कैसे 5 पॉइंट में कैसे कैसे हर एक पॉइंट को प्रबंध करना है लिख देंगे। तो ये चीज़ है। डायरेक्ट यहाँ पे 30 लिखा गया है, लेकिन अगर डायरेक्ट हम 5 पॉइंट इस मेन चुन ले और उसमें 2-2 3-3 लाइन लिख दे तो वो बेटर है, समझ रहे हैं। आगे चलते हैं। टोटल यहाँ पे इंग्लिश दिए गए हैं, आप इंग्लिश चीज़ों को देख लीजिए, जितना भी है सब इंग्लिश यहाँ पे दिया गया है आप लोग के सामने, ठीक है ना। आगे हम लोग अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पे नर्सिंग मैनेजमेंट है टोटल। आप जो भी इंग्लिश वाले हैं कहते हैं इंग्लिश में नहीं देते हैं तो देख लीजिए, इंग्लिश आपके सामने है, ठीक है ना। फोटोथेरेपी, थेरेपी मतलब क्या होता है, उपचार, और फोटो मतलब फोटोथेरेपी, समझ गए। चलिए देखते हैं इसको अच्छे से। इसको हम लोग प्रकाशीय चिकित्सा बोलते हैं, ठीक है ना। प्रकाशीय चिकित्सा, प्रकाशीय इसलिए, प्रकाश चिकित्सा इसलिए क्योंकि इसमें प्रकाश लाइट का उपयोग किया जाता है। थेरेपी इसलिए क्योंकि यह जो है इसका उपचार करके बच्चे शिशु को सही किया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब फोटोथेरेपी होता यह है, फोटोथेरेपी एक प्रकाश चिकित्सा, देखिए फोटोथेरेपी या प्रकाश चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है जिसमें शिशु को खुले नीले प्रकाश के नीचे रखा जाता है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आपसे कोई पूछ देगा कि व्हाट इज फोटोथेरेपी, तो मेरे डियर फोटोथेरेपी एक लाइन में बताइएगा कि फोटोथेरेपी एक चिकित्सा है, एक उपचार करने की विधि है जिसमें बच्चे को एक नग्न मतलब नग्न रखा जाता है, खुला रखा जाता है प्रकाश के नीचे। किस प्रकाश के, तो ब्लू रंग के प्रकाश में, इसीलिए इसे फोटोथेरेपी कहते हैं। अब ये तो हो गया कि प्रकाश के नीचे रखते हैं तो फोटोथेरेपी, लेकिन किस चीज़ के लिए देख लीजिए। इसमें बिलुब्रिन का प्रकाश भंगुरन होता है जो त्वचा में जमे अप्रत्यक्ष बिलुब्रिन को घुलनशील अहानिकारक मतलब जो शरीर के लिए हानिकारक न हो वैसे पदार्थों में यह फोटोथेरेपी बदल देता है और जो गुर्दे द्वारा उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। मेरे डियर
फोटोथेरेपी में होता यह है कि जब बालक के बिलिरुबिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, शरीर में नवजात पीलिया हो जाता है, जैसे देखते भी होइएगा, खासकर जो बच्चा जन्म लेता है तो वह जो है जॉन्डिस के साथ में जन्म लेता है, यानी जन्मजात पीलिया उसको कहते हैं, ठीक है। या न्यू बॉर्न बेबी को जो जॉन्डिस होता है उसको कमला कहते हैं। तो ऐसे में ये जो होता है हाइपर बिलिरुबिनिया के कारण होता है, शरीर में बिलिरुबिन अतिरिक्त जो है बढ़ जाना, ज़रूरत और हिसाब से ज़्यादा बढ़ जाने पर यह फोटोथेरेपी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यह फोटोथेरेपी क्या करता है कि जैसे ही आपका शरीर में जॉन्डिस होता है तो बिलिरुबिन लेवल बढ़ता है। अब बिलिरुबिन लेवल बढ़ता है तो वह बिलिरुबिन क्या होता है कि अंदर से आपके त्वचा वाले सतह पर चिपकने लगता है, चिपक जाता है, जिससे हमारा शरीर पीला पीला होने लगता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जो शिशु होते हैं, बालक जो होते हैं, उसके शरीर में अंदर से त्वचा पर बिलिरुबिन का जो होता है वो चिपक जाता है, और जो चिपका हुआ बिलिरुबिन है उसको भंगुर करता है, मतलब तोड़ने का काम जो है यह प्रकाशीय चिकित्सा करता है। प्रकाश भंगुरन मतलब प्रकाश के द्वारा भंगुर किया जाता है, तोड़ा जाता है, और जब वो पिघलाया जाता है तो जब तोड़कर उसे घुलनशील बनाया जाता है तो वह शरीर के लिए अहानिकारक रूप से अहानिकारक हो, मतलब शरीर के लिए कोई हानि न पहुँचे, ऐसा घुलनशील पदार्थों में बदल देता है यह फोटोथेरेपी। और वह घुलनशील में बदल देता है तो किडनी जो है उत्सर्जन का काम करता है, शरीर से हमारे बाहर मूत्र वगैरह के द्वारा निकाल देता है। तो यही फोटोथेरेपी होता है, समझ गए। चलिए अब इसका उपयोग देख लीजिए कहाँ पे कब किया जाएगा। तो मेरे डियर, जब शिशु का सीरम बिलिरुबिन का लेवल 15 mg प्रति DL से अधिक हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, 15 mg प्रति DL से अधिक हो जाता है, एवं यही सीरम लेवल अपरिपक्व शिशु में अगर 10 mg प्रति DL से अधिक हो जाता है तो फोटोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। अगर नॉर्मल एक बच्चा है, जन्म लिया, और उसका अगर सीरम लेवल बिलिरुबिन का लेवल 15 mg प्रति से अधिक है तो समझ जाइएगा कि इसे फोटोथेरेपी दिया जाना है, ठीक है। अगर वही मान गए बच्चा अपरिपक्व है, इमेच्योर है, मतलब समय से पहले जन्म ले लिया है, तो उसको हो सकता है बिलिरुबिन लेवल कम हो, जो कि 10 mg ही दिखा सकता है, तो उसके लिए यही लेवल काफ़ी है। और इस कंडीशन से अगर दिखाई देगा तो उसको जो है फोटोथेरेपी का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। तो अपरिपक्व में इतना और परिपक्व में यानी एक नॉर्मल में इतना, ठीक है, याद रखिएगा। और इस अवस्था में उपयोग किया जाता है फोटोथेरेपी का, ओके। अब फोटोथेरेपी का प्रक्रिया क्या है देने का, देख लीजिए मेरे डियर। प्रकाश चिकित्सा में नीला प्रकाश सफ़ेद प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रभावी है। आप लोग को एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो ब्लू रे का जो रे होता है, जो ब्लू लाइट का रे होता है ना, वह बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्रभावी होता है तुलनात्मक सफ़ेद कलर के, ठीक है ना। सफ़ेद कलर का जो प्रकाश होगा वह जो है ब्लू कलर के प्रकाश से क्या होता है, ब्लू कलर के जो प्रकाश होते हैं वह सफ़ेद कलर के प्रकाश से अधिक जो है पावरफुल होता है, ठीक है, अधिक जो है शक्तिशाली होता है, ठीक है ना, अधिक प्रभावी है। लेकिन नीले प्रकाश से शिशु के अवलोकन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। अगर मान गए आप किसी को फोटोथेरेपी दीजिएगा और जो फोटोथेरेपी में आप प्रकाश के उपयोग कीजिएगा जिस कलर के, वह ब्लू होना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि अगर सिर्फ और सिर्फ आप ब्लू कलर के ही प्रकाश का उपयोग करेंगे तो बच्चे को क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, बच्चे को जो है स्किन पे, बच्चे के शरीर में प्रॉब्लम, बाधा उत्पन्न होने लगेगा। चूँकि ब्लू कलर का जो रे होता है वह काफ़ी ज़्यादा डीपली जाता है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, जो शरीर के लिए हानिकारक है, ठीक है। इसलिए 2 नीली तथा 4 सफ़ेद फ्लोरेंस ट्यूब का मिलाकर बनी प्रकाश चिकित्सा इकाई का उपयोग लाभदायक होता है। इसलिए क्या करना चाहिए कि जब हम जो प्रकाश का उपयोग करेंगे उसमें ब्लू और सफ़ेद दोनों प्रकाश को मिक्स करेंगे, ताकि जो बैलेंस हो ब्लू प्रकाश का, वह सफ़ेद प्रकाश जो है उसमें अपना प्रभाव डाले, जिससे ब्लू प्रकाश का जो शरीर पर जो उसका प्रभाव होगा वह जो है कम होगा, शरीर को नुकसान कम पहुंचाएगा। इसलिए हम ब्लू प्रकाश के साथ में मेन क्या है, मेन है ब्लू प्रकाश। ब्लू प्रकाश के बिना प्रकाश भंगुरन संभव नहीं है, बिलिरुबिन का भंगुरन संभव नहीं है, तोड़ेगा वही, पिघलाएगा वही। लेकिन
शरीर को नुकसान से बचाने के लिए, चूँकि ब्लू रे बहुत ज़्यादा, ब्लू का प्रकाश बहुत ज़्यादा शरीर के लिए हानि हो सकता है बच्चे के लिए, इसलिए हम उसमें वाइट कलर का ट्यूब लगाएंगे प्रकाश लाइट वाला। और अगर 2 ब्लू ट्यूब का उपयोग करेंगे तो उसमें 4 जो है हम लोग क्या कर देंगे, वाइट वाला ट्यूब लगा देंगे, जो क्या करेगा कि दोनों ब्लू के नॉर्मल कर देगा और मेकअप कर देगा। तो ये हो गया बातें, चीज़ों को समझ गए। तो ये करने से जो है इफ़ेक्ट बच्चे पर नहीं पड़ेगा और लाभदायक होगा, ठीक है। तो यह हो गया प्रक्रिया और यह आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, इसे इनक्यूबेटर या पोट दोनों पर स्थित किया जा सकता है। इसे चाहे तो आप इनक्यूबेटर जो शीशा में देखते होइएगा, कहता है कि बच्चा को शीशा में रखा गया है, तो शीशा एक तरह से वह इनक्यूबेटर होता है जो बच्चे को आवश्यक तापमान, आर्द्रता जो है बच्चे को बना के रखता है। जो बच्चे का ऑक्सीजन वगैरह या तापमान वगैरह की कमी हो जाता है तो उसको इनक्यूबेटर पात्र में रखा जाता है। वह एक रखने का एक पात्र होता है जिसमें बच्चे को रखा जाता है जन्म के बाद, ठीक है। तो ये जो होता है, ये ट्यूब को हम लोग चाहे तो इनक्यूबेटर और पोट दोनों पर स्थित कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ हो हम स्थित कर सकते हैं। अब आपके सामने एक फिगर दिख रहा होगा मेरे डियर, यही है आपका फोटोथेरेपी। देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, फोटोथेरेपी है, देख सकते हैं। यही इनक्यूबेटर है, बच्चा इसमें जो है क्या है, डाला हुआ है, देख सकते हैं। ऊपर से यहाँ पे लाइट लगा है, इसके अंदर लाइट है, देख रहे हैं, ब्लू लाइट है ना, ब्लू लाइट, और बीच में व्हाइट लाइट भी है, दोनों मिक्स है। तो यह बच्चे का देख सकते हैं, बच्चे का जो सेंसिटिव पार्ट है उसको ढक दिया गया है, देख रहे हैं ना, आँख को यहाँ पे व्हाइट पट्टी से ढक दिया गया है ना, और यहाँ पे भी ढक दिया गया, बाकी शरीर पूरा खुला है और इधर से प्रकाश जो है सीधा बालक पर पड़ रहा है। तो यह प्रकाश क्या करेगा, शरीर पर अपना इफेक्ट देगा और जो त्वचा के अंदर से सतह पर बिलुब्रिन चिपका है, सटा हुआ है, उसे यह पिघलाएगा, ठीक है ना। अब यह जो प्रक्रिया दिया जाता है प्रकाश का, तो आप कहेंगे कि बच्चा तो एक ही साइड सोया है तो एक ही साइड का पिघलेगा, तो ऐसा नहीं होता है। इसको बारी बारी से हम जो है पोजीशन बदल बदल कर दे सकते हैं जिससे शरीर के सभी सतहों का बिलुब्रिन पिघल सके, ठीक है ना। तो यही देख लीजिए, कुछ इसी प्रकार से आपका जो है फोटोथेरेपी होता है। इस वाले में लाइट ट्यूब लगा होता है और यह बच्चे पर डाला जाता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, इसमें नग्न शिशु को डायपर पहनाकर पोर्टेबल या स्थिर प्रकाश साधन के नीचे जो त्वचा से लगभग 18 से 24 इंची की दूरी पर हो खुला छोड़ा जाता है। मतलब इस पर अभी हम प्रक्रिया ही देख रहे हैं। देखिए, ये होता है, ये जो लाइट है ना, ये लाइट, अब बच्चे को मानिए यहाँ पे सुलाए हैं नीचे में, तो इस लाइट और इस बच्चे के बीच का जो दूरी होगा वह 18 से 24 जो है हम इसके दूरी पर रखेंगे, समझ गए। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ज़्यादा नज़दीक भी नहीं रखेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि ये जो लाइट हो जो बच्चे पर पड़ने वाला है और जो बच्चा को नीचे रखेंगे पात्र में, उस दोनों के बीच में 18 से लेकर 24 जो है इंच का जो है हमें फासला होनी चाहिए, ठीक है, समझ गए। और बच्चे को नग्न अवस्था में रखेंगे डायपर पहनाकर, जो कि यहाँ पे पहनाया भी गया है, ठीक है। चलिए, ये सब प्रक्रिया है, आपको पता होनी चाहिए, लिखना पड़ेगा। शिशु की आंखों को प्रकाश से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए आई पैड या मास्क से ढक देना चाहिए। फोटोथेरेपी देते समय शिशु की अवस्था में बार बार परिवर्तन करना चाहिए। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन के जवाब मिल गए होंगे। यहाँ पे आँख देखिए ढक के रखा गया है, क्योंकि प्रकाश से नुकसान हो सकता है बच्चे को आँख को, इसलिए आप मास्क से या आई डायपर जो होगा, डायपर आई का लिए जो है उससे ढक कर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ध्यान में हम रखेंगे कि बच्चे को अगर हम एक ही साइड छोड़ देंगे एक ही पोजीशन में, तो सिर्फ बिलुब्रिन जो होगा एक ही साइड का पिघल पाएगा, सभी साइड के शरीर का नहीं पिघल पाएगा। तो इसके लिए समय अंतराल, निश्चित समय अंतराल पर शिशु का स्थिति बदलते रहेंगे, जिससे बच्चे का सभी साइड से बिलुब्रिन पिघल सके, ठीक है ना। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, फोटोथेरेपी की अवधि शिशु की अवस्था पर निर्भर करती है। अब फोटोथेरेपी कितना देर देना जाना है, कितना दिन तक दिया जाएगा, कितना समय तक, यह बच्चे के अवस्था पर निर्भर करता है कि फोटोथेरेपी से बालक में कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, साइड इफेक्ट, या फिर फोटोथेरेपी से जो है बच्चे में कितना ज़्यादा जो है बिलुब्रिन की लेवल है, यह जो है निर्भर करता है शिशु के अवस्था पर, ठीक है। समान शिशु, एक नॉर्मल शिशु को अगर बिलुब्रिन लेवल बढ़ा है तो उसे 2 से 3 दिनों तक फोटोथेरेपी दिया जाता है और बिलुब्रिन लेवल को पिघलाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग, यह प्रक्रिया है, चूँकि यह एक थेरेपी है, तो इसका कुछ न कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होगा, कुछ न कुछ विषम प्रभाव भी होगा। तो चलिए इसके साइड इफ़ेक्ट को देखते हैं। साइड इफ़ेक्ट ऑफ फोटोथेरेपी। तो सबसे पहली चीज़ें हैं
कि बच्चे में डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण कर सकता है। चूँकि यह एक लाइट है, लाइट पड़ने से कोई भी चीज़ अपने अंदर ऑब्जर्व करता है, सोखता है, तो शरीर के बॉडी से तरल चीज़ों को भी यह क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है। तो ऐसे में शरीर में निर्जलीकरण होने की संभावना है। ओके, बुखार, बालक को बुखार आ सकता है फोटोथेरेपी देने से। बच्चे में आलस, लेजीपन आ सकता है, ठीक है ना। त्वचा में उद्भेव हो सकता है, मतलब त्वचा में इरिटेशन वगैरह हो सकता है, इन्फेक्शन जो है उसको एलर्जी वगैरह। ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम, त्वचा का रंग तांबे जैसा हो सकता है। ये प्रकाश देने से त्वचा का रंग जो है तांबे जैसा हो सकता है, जिसको ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। एंड विलंबित रक्ताल्पता, और रक्त की कमी जो है हो सकता है इस कंडीशन में। तो ये सब साइड इफ़ेक्ट है, एक बच्चे को फोटोथेरेपी देंगे तो ये सब होने की संभावना हो सकती है, याद रखिएगा, ठीक है। निर्जलीकरण, बुखार, आलस, त्वचा उद्भेव, ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम, ठीक है ना, ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम और विलंबित रक्ताल्पता, एनीमिया, समझ गए। अब नर्स की जिम्मेदारी इसमें क्या होती है इस फोटोथेरेपी देने में, देख लीजिए। पहला है, देखिए, शिशु के जैविक चिन्हों को निरंतर अवलोकन करना चाहिए। और जब भी आप फोटोथेरेपी दे रहे हो तो निरंतर वाइटल साइन शिशु का चेक करते रहना चाहिए, रिकॉर्ड करते रहना चाहिए, ठीक है। निर्जलीकरण हेतु जलीय स्तर का अवलोकन करें। बच्चा में कोई निर्जलीकरण ना हो, इसके लिए निरंतर जो है उसके जलीय मतलब फ्लूइड लेवल, जलीय स्तर का आकलन करते रहेंगे, ठीक है। एंड तीसरा है सीरम बिलिरुबिन एवं हीमोग्लोबिन स्तर का अवलोकन करना। अब बच्चे में जब भी हम देंगे फोटोथेरेपी तो ये भी चेक करते रहेंगे कि उसमें बिलिरुबिन का लेवल और हीमोग्लोबिन का लेवल जो है कितना है, इसका स्तर जो है आकलन करेंगे। मतलब मान गए कि 2-3 दिन तक अगर फोटोथेरेपी चलेगा तो 2-3 दिन में तो हम चेक कर ही सकते हैं ना, ब्लड चेक करके सीरम लेवल का या हीमोग्लोबिन कितना है बॉडी में। अगर हीमोग्लोबिन लेवल कम जाएगा तो फोटोथेरेपी कैसे दिया जाएगा उसको, ठीक है ना, और कम कर देगा वो, ये चीज़ होता है। मल मूत्र का अवलोकन करना, बच्चे मल मूत्र का निष्कासन कैसे कर रहा है इसका अवलोकन आपको करना होगा। तो एज ए नर्स आपको ये हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद आप इसमें और लिख सकते हैं कि फोटोथेरेपी वाले बच्चे के अभिभावकों को संतावना देना, ठीक है ना। बच्चों को आवश्यक केयर के लिए माता पिता को जो है स्वास्थ्य शिक्षा देना, समझ गए ना। तो तमाम चीज़ें आप लिख सकते हैं, चूँकि बच्चे के साथ तो उसके गार्जियन भी होंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि फोटोथेरेपी दिलाने आएगा तो उसका गार्जियन उसे छोड़कर चला जाएगा, तो उसके गार्जियन भी होंगे। तो उसको गार्जियन को आप क्या क्या मोटिवेट कर सकते हैं, क्या संतावना देंगे, यह भी आप नर्सिंग केयर में लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपका यहाँ पे फोटोथेरेपी समाप्त हो गया। और यह प्रश्न आपको 10 नंबर से लेकर 5 नंबर में भी पूछता है, तो इसको आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए। बहुत आसान है, याद करना है। जैसे एक फोटोथेरेपी है, इसका क्या काम है? काम है कि शरीर से बिलिरुबिन स्तर को पिघलाकर जो है एक अघुलनशील द्रव के रूप में बनाता है, जो शरीर के लिए हानिकारक नहीं होता है और वह शरीर में से गुर्दे के द्वारा बाहर निकल जाता है। यह कब दिया जाता है? तो जब शिशु में बिलिरुबिन लेवल 15 mg DL प्रति DL से अधिक हो जाए, और जब अपरिपक्व शिशु हो तो उसमें 10 mg प्रति DL से अधिक हो, तब यह दिया जाएगा। प्रोसेस क्या है? तो शिशु को नग्न इंक्यूबेटर में या पात्र में रखते हैं। उसमें एक ट्यूब का उपयोग किया जाता है, जो ट्यूब ब्लू और प्रकाश दोनों, ब्लू और वाइट दोनों प्रकार के हो सकता है। वाइट इसलिए हो सकता है क्योंकि ब्लू का जो होता है वह ज़्यादा खतरनाक होता है और त्वचा उद्भेवन में बाधा उत्पन्न कर सकता है त्वचा के लिए, इसलिए उसमें वाइट कलर का प्रकाश ट्यूब लगाते हैं। अगर 2 ब्लू ट्यूब लगाएंगे तो 4 वाइट लगाएंगे, ताकि उसके लेवल को संतुलन कर सके, उसके लाइट को, प्रकाश को, ठीक है ना। अब शिशु को उसमें खुले रखेंगे पात्र में, ठीक है ना। अब जो ये पात्र होगा नीचे जिसमें बच्चा है और जो लाइट लगा है, उस दोनों के बीच की दूरी जो है 18 से 24 इंच की दूरी पर होना चाहिए। अब हम बच्चे को आँख को, खुले आँख है तो उसको ढक देंगे, आईपैड या मास्क लगा देंगे, बच्चे को डायपर पहना देंगे और बच्चे को जो है निरंतर जो है पोजीशन बदल कर थेरेपी जो है प्रदान करेंगे। तो यही जो हो गया, इसी को डिटेल में आपको लिख देना है, ताकि अगर 10 नंबर में पूछे तो 2 पेज 2.5 पेज में जाना चाहिए। तो इसको लिए आप पिक भी बना दीजिएगा, पिक्चर भी ऐसे दे दीजिएगा, इसमें बच्चे का एक चित्र बना दीजिएगा, इधर से प्रकाश ऐसे जो है दे दीजिएगा। यही जो है आपका हो जाएगा फोटोथेरेपी, ठीक है ना। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में।